नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेट 7 के डिस्कशन को, यानी कि राज्य व्यवस्था एवं शासन के 7वें भाग के डिस्कशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 6 सेट कवर कर लिए हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सारा का सारा कोर्स आप सभी के लिए यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। पुरानी वीडियोज़ के लिंक्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। ये प्लेलिस्ट स्टडी IQ के द्वारा बनाई गई है, ऑफिशियल प्लेलिस्ट है। इसमें आप पुरानी सभी वीडियोस के लिंक्स जो है रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है, कुछ मिस हो गई हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। राइट, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको ये बता दूं कि पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। इसमें हमारा मेन टारगेट UPSC का 2020 का एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस एग्ज़ाम के लिए आप नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं तो दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा काम की वीडियो हो सकती है, बिकॉज करंट अफेयर्स की अहमियत जो है वो हर एग्ज़ाम के लिए होती है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा फोकस रहेगा वो बेसिकली हम उन टॉपिक्स, उन मामलों की बात करेंगे जो कि चुनाव या चुनाव आयोग के साथ जो जुड़े हुए हैं। पिछले 1 साल में जो भी चीज़ें समाचार में रहीं चुनाव या चुनाव आयोग को लेकर, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरे ट्विटर ID। आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। स्टडी IQ ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के थ्रू आप कई सारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं। इसी ऐप के ऊपर मेरे ही द्वारा बनाया गया कोर्स पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का अवेलेबल है, जिसमें पिछले 10 साल के सभी पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया है। राइट, आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। काफ़ी यूनिक अप्रोच से सभी पेपर्स को यहाँ पे कवर किया गया है। आपकी मेहनत को काफ़ी आसान कर सकता है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब विषय हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो CIC का ऑर्डर था, उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको कवर करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करेंगे। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, सेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये यहाँ पर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और पोस्टल बैलेट। अंत में हम कवर करेंगे बेसिकली कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसी शब्दावली है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होने चाहिए। कभी कभार सिंपल सवाल आता है, लेकिन बेसिक्स सही होने की वजह से, ना सही होने की वजह से आप सवाल गलत कर सकते हैं, तो इसको वहाँ पे अंत में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी सिंपल क्वेश्चन। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर है। विद रेफरेंस टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, which of the following statements is or are correct? These bonds can be brought from selected branches of State Bank of India only. Interest will be given by the banks on the electoral bonds. यहाँ पर देखिए, आपको सवाल के पहले एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ। अक्सर ये चीज़ हमने देखी है कि अगर क्वेश्चन में ओनली वर्ड का इस्तेमाल हो तो वो स्टेटमेंट अक्सर गलत होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में मैंने कहा अक्सर गलत होता है, हमेशा नहीं। ठीक है, तो 90% ऑफ द टाइम बच्चे अक्सर इसको एक एलिमिनेशन टेक्निक की तरह इस्तेमाल करते हैं कि अगर ओनली लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन तो गलत ही है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन काफ़ी पेचीदा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही यहाँ पर पावर है, ये जो पावर दी गई है कि वहीं से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इशू हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे सही है। यहाँ पे आपका 90% वाला रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज़, जैसा कि नाम बताता है इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन नाम के विपरीत यहाँ पर आपको इस बॉन्ड के ऊपर किसी तरीके का ब्याज जो है वो नहीं दिया जाएगा। Hence this statement is false, first is true, second is false. Option 1 आपका सही जवाब होगा, 1 only. क्लियर? अब जान लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो न्यूज़ में क्यों थे। एट ₹1450 करोड़ BJP गॉट 61% फंडिंग वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिफोर दी LS पोल्स। पिछले साल हम सभी जानते हैं 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। राइट, इन लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर ये डेटा सामने आया है कि BJP को इन पोल्स में अपनी 61% जो फंडिंग है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मिली थी। ठीक है, 1450 करोड़ की फंडिंग BJP को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मिली थी। यहाँ पर कांग्रेस को जो फंडिंग मिली थी वो मिली थी 918 करोड़ की फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड से। तृणमूल कांग्रेस को मिली थी 97 करोड़ की फंडिंग। ठीक है, अब हम जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स विद डिनोमिनेशन ऑफ ₹1 करोड़ अकाउंटेड फॉर मोर देन 91% ऑफ द अमाउंट रेस्ड। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम पूरी इलेक्शंस को देख लें, यानी कि हम केवल यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे, पूरी इलेक्शंस जितने भी भारत में चुनाव हुए, वहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, 91% जो पैसा है, 91% जो पैसा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा ही रेस किया गया।
जिसमें से ये 4 बड़े शहर मुंबई, कलकत्ता, न्यू दिल्ली एंड हैदराबाद अकाउंटेड फॉर 83% ऑफ ऑल द इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय वैल्यू। ठीक है, 83% जो है वो इन 4 शहरों से आए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं? इट रेफर्स टू अ बॉन्ड विच हैज़ इट्स स्पेसिफाइड फेस वैल्यू मेंशन्ड ऑन इट लाइक अ करेंसी नोट। These bonds can be used by individuals, institutions and organizations to donate money to political parties without revealing the name of the donor। देखिए, इसको आप काफ़ी सिंपल और स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर पार्टी को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, वित्तीय रूप से आप उसको कुछ पैसा देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसकी विचारधारा से सहमत हैं या फिर उसको सपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना है? आपको SBI की उस ब्रांच में जाना है जहाँ पर वो इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहे हैं। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आप पैसा दे सकते हैं, बदले में आपको जो बैंक है वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर देगा। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ इसकी क्या है कि इसमें आपको अपना नाम रिवील करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको पब्लिकली नहीं बताना पड़ता कि आपने जो है पैसा किसको दिया है। ये बॉन्ड्स कितने कितने पैसों के ले सकते हैं? 1000 रुपये के, 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख के, 1 करोड़ के। आप एक से ज़्यादा बॉन्ड भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 5,000 का करना है डोनेशन, तो 1000 रुपये के 5 बॉन्ड भी आप ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सभी के जो गाइडलाइन से दिशा निर्देश थे ये अनाउंस कर दिए थे जनवरी 2018 में। और एनी सिटीजन और इंस्टीट्यूशन और एनी कंपनी इन इंडिया कैन परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू फंड द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका पंजीकरण हो चुका है उनको आप पैसा दे सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, केवल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी कोई पार्टी अनरजिस्टर्ड है उसको आप पैसा दे सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, जी नहीं। कौन कौन पैसा दे सकता है? कोई भी नागरिक हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी जो है कंपनी हो भारत में, वो पैसा यहाँ पे दे सकती है। ठीक है, every party which is registered under section 29A of the Representation of People's Act and has secured at least 1% votes in the most recent Lok Sabha or state election will be eligible to receive funds through electoral bonds. Every donor has to provide his KYC details to the banks। आपकी डिटेल्स, आपको KYC डिटेल बैंक में देनी पड़ती है, लेकिन बॉन्ड के ऊपर कोई नाम नहीं जाएगा। ठीक है, और 29A RPA 1951 के तहत उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का पंजीकरण होना आवश्यक है। ठीक है, अनिवार्य है। और साथ ही में उस पार्टी ने कम से कम 1% वोट्स जो हैं वो ली होनी चाहिए पिछले सबसे रीसेंट लोकसभा या स्टेट इलेक्शन में, तब जाके आप उसको पैसा दे सकते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड परचेजर विल बी केफ्ट कॉन्फिडेंशियल बाय द बैंक। ठीक है, यहाँ पर उसका नाम जो है वो पब्लिक नहीं किया जाएगा। दे विल बी वैलिड फॉर 15 days। नो इंटरेस्ट विल बी गिवन बाय द बैंक्स ऑन दीज बॉन्ड्स। ये केवल कुछ ब्रांचेस से लिया जा सकता है SBI की। बॉन्ड्स कैन बी परचेज इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर मंथ्स ऑफ ईच ईयर। ये भी फिक्स है कब कब ले सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स हैं। Political parties will also have to inform election commission that how much money they got from electoral bonds। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको बताना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कितना पैसा उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला था। चुनाव आयोग को ये सारी की सारी सूचना उनको देनी पड़ती है। ये पूरी की पूरी जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन नहीं आएगा किस पार्टी को कितना पैसा मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि यहाँ कहाँ से मिल सकता है, किस एक्ट के तहत मिलता है, ये वो। राइट, अगला सवाल देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द डीलिमिटेशन कमीशन, अनदर बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है डीलिमिटेशन कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? द डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लॉ सेक्रेटरी इज द चेयरमैन ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन। ये जो आयोग है, डीलिमिटेशन का जो आयोग है, इसकी नियुक्ति PM के द्वारा की जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कानून सचिव, जो कानून मंत्रालय के सचिव हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन। यहाँ पर हम स्टेटमेंट, इन दोनों ही स्टेटमेंट्स का सही जवाब पाएंगे अगली स्लाइड में। ये न्यूज़ में क्यों था? डीलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड फॉर्म्ड। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म करना क्यों अनिवार्य था? बिकॉज आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जो है यहाँ पे बाउंड्रीज जो हैं वो दोबारा से डिफाइन कर दी गई हैं। इस पूरी स्टेट की, सॉरी, इस यूनियन टेरिटरी की जो अब हदें हैं उसको डिफाइन कर दिया गया है लद्दाख के साथ। राइट, सो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 2019 अगस्त में। और साथ ही में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड को भी हम डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत यहाँ पे इनकी बाउंड्रीज को डिटरमाइन करेंगे। डीलिमिटेशन कमीशन विल बी हेडेड बाय द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रिटायर्ड रंजन देसाई। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं रंजन देसाई, ये यहाँ पर जो है इसको हेड करेंगे। द अपॉइंटेड डीलिमिटेशन कमीशन विल डू इट्स वर्क इन द जम्मू एंड कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड।
इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन, इसको हिंदी में कहते हैं हदबंदी आयोग। डिलिमिटेशन विल बी डन इन जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 2011 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसमें 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ पर डिलिमिटेशन की जाएगी, हदबंदी की जाएगी। और यहाँ पर जो बाकी राज्य हैं इनमें जो हदबंदी की जाएगी ये डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत की जाएगी। इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा मैं। Delimitation exercise for the purpose of elections to the Lok Sabha and to the state legislative assemblies on the basis of 2001 census figures was completed by November 2008, ठीक है। जो बाकियों के लिए था वो ऑलरेडी हो चुका है, 2008 में ही हो चुका था, इनके लिए अब हो जाएगा। However, this exercise was postponed in Arunachal, Assam, Manipur on apprehension of threat to the peace and public order, ठीक है। तो वहाँ पे शांति और जन व्यवस्था के चक्कर में ये जो है एक्सरसाइज वहाँ पर नहीं हो पाई थी। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में सवाल पहले भी आ चुका है, यहाँ पर आपको बेसिक्स जो है वो मालूम होनी चाहिए। डिलिमिटेशन का असल लिटरल मतलब क्या होता है? इट मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री और अ प्रोविंस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी। Under Article 82, the Parliament enacts a delimitation act after every census which establishes a delimitation commission. अब ध्यान से सुनिए, हर बार जब भी हमारा सेंसस होता है, हर बार सेंसस एक दशकीय गतिविधि है सेंसस, ये हर 10 सालों के बाद जब भी सेंसस होता है, ठीक है। आर्टिकल 82 के तहत, आर्टिकल 82 हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 82 है, इसके तहत पार्लियामेंट एक डीलिमिटेशन एक्ट लेकर आता है हर बार, ठीक है। ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। तो जो भी आपका डिलिमिटेशन एक्ट लाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, उसी के अनुसार स्टेट्स में भी यहाँ पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो डिफाइन की जाएंगी। इन इंडिया सच डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 times। अब ध्यान देने वाली बात है कि सेंसस तो हमारा हर बार हुआ है, हर 10 साल में हुआ है, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो केवल 4 बार ही बनाया गया है। 52 में, 51 के सेंसस के बाद, 61 के सेंसस के बाद बनाया गया 63 में, 71 के सेंसस के बाद बनाया गया 73 में, फिर 81, 91 और 2011। इन तीनों में हमने डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया। 2001 के बाद बनाया गया था 2002 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये हमारे भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। एंड इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भारत के चुनाव आयोग के साथ मिलकर के काम करता है, हदबंदी आयोग, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन, इसमें कौन से लोग हैं? 3 इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, आपको ऑलरेडी बता दिया। चेयरपर्सन जो है वो यहाँ पे सर्विंग या रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। सीईसी होंगे सेकंड मेंबर, या फिर अगर सीईसी खुद उपलब्ध नहीं है तो वो एक ईसी इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं। और तीसरा होगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ये 3 यहाँ पे इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे डिलिमिटेशन कमीशन के, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से। इसका जो मेन काम है वो होता है लिमिट्स को फिक्स करना, हदें फिक्स करना एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की इन अ कंट्री और अ प्रोविंस, ठीक है। तो पूरे देश में भी और उसके बाद हर राज्य में। ये आर्टिकल 82 के तहत आता है, ठीक है। और हर सेंसस के बाद बनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर के काम करता है। इसके फंक्शंस क्या है बता चुके हैं। नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नियरली इक्वल, ठीक है। इस तरीके से बनाई जाती हैं कि जो जनसंख्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जनसंख्या है, ठीक है, वो वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ से जो है लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनकी जो जनसंख्या है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो। एंड प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। Identifying seats reserved for SCs and STs wherever their population is relatively large. Its orders have the force of law and cannot be called in question before any court. ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ डिलिमिटेशन कमीशन ने एक बार बोल दी, ठीक है, वो फोर्स ऑफ लॉ है। आप उसको जुडिशरी के सामने क्वेश्चन नहीं कर सकते। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अलग चीज़ है। अक्सर हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। इसके जो ऑर्डर हैं वो जुडिशियल स्क्रूटिनी में नहीं आते। आपको बता चुका हूँ 1981 और 1991 के बाद कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं आया था ड्यू टू वेरियस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। उस टाइम पर भारत जो है वो एक तरीके से परिवार प्रबंधन के काफ़ी सारे प्रोग्राम योजनाएं चला रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही थी, इसीलिए इस टाइम पे कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं लाया गया था। 2002 के बाद 84th अमेंडमेंट आई थी, वॉज यूज टू फ्रीज द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टिल एटलीस्ट 2026। इसमें यह कहा जा रहा था कि 2026 तक
जो हमने 2002 में अधिनियम पास कर दिया है उसको हम 2026 तक नहीं छेड़ेंगे, उसको जैसा है वैसे ही मानते जाएंगे, ठीक है, कम से कम 2026 तक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। काफ़ी बच्चों को इसमें जो है गलत फहमियाँ भी हैं, कन्फ्यूजन्स भी हैं, आई थिंक वो यहाँ पे अब क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं ईवीएम्स को लेकर। ईवीएम्स को लेकर काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। ईवीएम इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट, ये न्यूज़ में रही दिल्ली हाई कोर्ट में। इसमें असल में हुआ क्या था कि CIC जो हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग जो है, इसने ये कहा कि ईवीएम एक आरटीआई के तहत पब्लिक इन्फॉर्मेशन मानी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ ईवीएम के इस ऑर्डर को खारिज कर दिया, ये कहते हुए, ठीक है, कि ये जो है यहाँ पर आरटीआई के तहत सूचना नहीं मानी जाएगी। इसीलिए कल को अगर कोई सिटीजन डिमांड करे कि मैं ईवीएम को देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ईवीएम सबसे पहली बार जो है केरला असेंबली इलेक्शन में यूज़ हुई थी भारत में 1982 में। लेकिन जब ये यूज़ हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को जो है खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आरपीए 1951 और कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ठीक है, जो यहाँ पे चुनाव आयोग के जो चुनाव के आचरण के नियम हैं, ये नहीं अलाउ करते, अनुमति नहीं देते यहाँ पर ईवीएम्स के इस्तेमाल का। इसीलिए ये इलेक्शन जो है रद्द की जाती है। इसके बाद आरपीए एक्ट 1951 का संशोधन हुआ 1988 में टू अलाउ द यूजेज ऑफ ईवीएम्स। फिर पहली बार 1999 में इनका इस्तेमाल किया गया इन द एंटायर स्टेट फॉर गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। गोवा के विधानसभा के चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया। 2004 में पहली बार ये लोकसभा चुनाव में यूज़ किया गया था। ये इसका इतिहास है, ठीक है। ईवीएम में होता क्या है, ये एक तरह का कंट्रोल यूनिट है और एक तरह का बैलेटिंग यूनिट भी है। The control unit is with the election commission appointed polling officer. The balloting unit is in the voting compartment into where the voter casts her vote in secret. It runs on a single alkaline battery fitted with a control unit and can even be used in areas which have no electricity. तो ये इस तरीके से बनाई गई हैं कि यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए बिजली का प्रबंध नहीं है तब भी हम ईवीएम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके दो यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड बैलेटिंग यूनिट। ये इतना रेलेवेंट नहीं है, इतना टेक्निकल आपको सवाल शायद ना पूछा जाए। ये इंपॉर्टेंट है, इसका इतिहास क्या है, पहली बार कब इस्तेमाल हुए थे, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है पहली बार कौन सी स्टेट में इस्तेमाल हुए थे, गोवा में हुए थे 1999 में, और लोकसभा चुनाव में पहली बार इस्तेमाल हुए थे 2004 में। और ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि ये आरटीआई के अंदर सूचना के लिए क्वालिफाई नहीं करते, इन्फॉर्मेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज ट्रैकिंग रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, PPRTMS। PPRTMS इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल टू फैसिलिटेट ट्रैकिंग ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसका बेसिकली मकसद क्या है, मान लीजिए आपकी एक नई पॉलिटिकल पार्टी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये दिसंबर की ही खबर है। मान लीजिए आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, उसका पंजीकरण करवाने के लिए आपको जाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है, ये तो स्वाभाविक है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक सिस्टम बना दिया है, एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है जहां पर आप पता कर सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस स्टेज तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसका जो लॉन्चिंग की गई है, ये इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने इसको लॉन्च किया है। द इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस एंड ग्रांट्स देम रिकग्निशन एज नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनका पंजीकरण किया जाता है, पंजीकरण होने के बाद उनको रिकग्निशन दी जाती है। रिकग्निशन किसके आधार पर दी जाती है, पोल परफॉर्मेंस में, यानी कि उन्होंने चुनाव में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं कि नेशनल और स्टेट पार्टी के लिए आपको क्या क्या जो है आपके रूल्स हैं, उसको अलग से आपको देखना होगा। The other parties are simply declared as registered unrecognized parties। मान लीजिए किसी की पोल परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई एज पर द नेशनल एंड स्टेट पार्टी रूल्स, ठीक है, तो फिर वहाँ पर आपको रजिस्टर तो कर लिया जाएगा लेकिन आपको अनरिकग्नाइज्ड रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29A ऑफ द आरपीए 1951, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्टल बैलेट की बात कर लेते हैं। पोस्टल बैलेट हाल ही में न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ दिल्ली पोल्स को लेकर फिर से न्यूज़ में आया था। PWD सीनियर सिटीजन्स दे कैन यूज़ पोस्टल बैलेट इन दिल्ली पोल्स, ठीक है। ऐसे लोग जो कि इलेक्शन बूथ तक, ठीक है, नहीं पहुंच पा रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, वो दिल्ली के चुनावों में पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा चुनाव आयोग ने जो है कहा।
राइट। यहाँ पर आपको पहले तो समझना होगा पोस्टल बैलेट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। पोस्टल बैलेट जैसा कि नाम बताता है, पोस्ट के थ्रू भेजा जाने वाला बैलेट। इट इज़ अ टाइप ऑफ वोटिंग वेयर बाय इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इलेक्टर्स एंड रिटर्न्ड बाय पोस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर्स, आपको ऑनलाइन भेज दिया जाता है पोस्टल बैलेट का पेपर। उसके बाद इलेक्टर जो है उसके ऊपर बताता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर पार्टी को, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को चूज़ करना है, और फिर वो उस चीज़ को वापस पोस्ट के द्वारा भेजता है। यहाँ पर PWDs एंड पीपल ओवर 80 ईयर्स ऑफ एज वर अलाउड टू कास्ट देयर वोट इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन थ्रू पोस्टल बैलेट। दिल्ली के जो इस बार चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें ये परमिशन दे दी गई कि PW हैं यदि कोई, ठीक है, यानी कि दिव्यांग, ठीक है, और या फिर अगर कोई 80 साल से ज़्यादा लोग हैं की उम्र ज़्यादा है तो भी आप पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले जो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल था वो कौन कौन कर सकता था? सर्विस वोटर्स हैव द ऑप्शन ऑफ ईदर वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट और थ्रू अ प्रॉक्सी वोटर। ठीक है, सर्विस वोटर में कौन कौन आता है? इट इंक्लूड्स मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। मान लीजिए आप केंद्र सरकार के आर्म्ड फोर्सेज में हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपकी जो पोस्टिंग है वो कहीं और है। फॉर एग्जांपल दिल्ली के ही इलेक्शन चल रही है, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग अंडमान निकोबार में है, तो इन दैट केस आप पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ फोर्सेज टू विच प्रोविजन ऑफ आर्मी एक्ट 1950 अप्लाइज। ठीक है, कोई भी ऐसे फोर्स का आप सदस्य हैं जिसमें आर्मी एक्ट 1950 के प्रावधान लागू होते हैं, उनके लिए भी ये सर्विस वोटर जो है इंक्लूड किया जाएगा। मेंबर्स ऑफ आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट एंड सर्विंग आउटसाइड दैट स्टेट। ठीक है, सुना होगा आपने, आर्म्ड पुलिस होती है, फॉर एग्जांपल पंजाब आर्म्ड पुलिस है, हरियाणा आर्म्ड पुलिस है। ठीक है, अगर ऐसी किसी फोर्स का आप मेंबर हैं और स्टेट के बाहर सर्व कर रहे हैं, तब भी जो है आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं सर्विस वोटर के लिए। पर्सन्स हु आर एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ पोस्ट आउटसाइड इंडिया। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं लेकिन आप इंडिया के बाहर हैं। फॉर एग्जांपल आप IFS अफसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर हैं, आपकी जो पोस्टिंग है मान लीजिए नाइजीरिया में है या फिर अमेरिका में है, तो आप वहाँ से पोस्टल बैलेट के थ्रू पोस्ट कर ये अपनी वोट डाल सकते हैं। राइट, ये सभी जो है सर्विस वोटर्स में क्वालिफाई होते हैं। पोस्टल बैलेट का जो प्रावधान लाया गया था, जो सुविधा लाई गई थी, इन्हीं लोगों के लिए लाई गई थी। लेकिन यहाँ पर पहली बार PWDs और सीनियर सिटीजन को अलाउ किया गया है दिल्ली पोल्स में इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अंडर सेक्शन 62, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, RPA 1951 का जो सेक्शन 62 है, इसके अकॉर्डिंग प्रिजनर्स जो कैदी हैं वो यहाँ पे वोट नहीं कर सकते, लेकिन पीपल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन कास्ट देयर वोट्स थ्रू पोस्टल बैलेट्स। ये प्रावधान यहाँ पे उपलब्ध है। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज इस बार न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ये दुनिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़। चुनाव प्रबंधन निकाय जो हैं उसमें सबसे बड़ी एसोसिएशन है ये पूरे दुनिया में। 2013 में स्थापित की गई कोरिया में, साउथ कोरिया में, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये सियोल में है। साउथ कोरिया का एक बहुत बड़ा शहर है सियोल, वहाँ पर इसका सेक्रेटेरिएट है। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा चुनाव आयोग है, इसने चौथी जनरल असेंबली ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ को जो है वो होस्ट किया था बेंगलोर में, टू टेक ओवर एज AWEB चेयर फॉर 2019 टू 2021। अगले 3 साल के लिए जो है ये हमारे पास रहेगा चेयरमैन का पोस्ट। इट एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट इन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, जहाँ जहाँ पर जो भी इसके सदस्य देश हैं वहाँ पर चुनाव प्रबंधन के जो प्रक्रिया है उसको बेहतर करने के लिए ये जो है बॉडी है। Seeks to foster efficiency and effectiveness in conducting free, fair, transparent and participative elections. Undertake election visitor and observation programs in various countries. Secretariat also undertakes election management capacity building programs for the officials from member EMBs. राइट, तो काफ़ी सारे उद्देश्य हैं। ये चीज़ें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेंस के लिए, लेस इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। मोर इंपॉर्टेंट इसकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और ये मेन काम क्या करती है। ठीक है, अंत में हम वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आपको मालूम होनी चाहिए। देयर आर सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था। कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं विच यू मस्ट नो। सबसे पहले तो RPA 1951 के कुछ सेक्शंस हैं, हमने काफ़ी चीज़ की चर्चा की। फॉर एग्जांपल 29 ने आप अभी तक याद कर चुके होंगे कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो पंजीकरण है चुनाव आयोग के द्वारा वो इस सेक्शन के अनुसार होता है।
इसके अलावा सेक्शन 126 है प्रोहिबिट्स इलेक्शन कैंपेन एक्टिविटीज़ थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशंस एंड डिस्प्लेइंग ऑफ इलेक्शन मैटर बाय मींस ऑफ टेलीविजन एंड सिमिलर अपरेटस 48 आवर्स बिफोर द वोटिंग डे। ठीक है, वोटिंग डे के 48 घंटे पहले तक आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये सेक्शन 126 के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान इज कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पीनल कोड पोका 1988, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन, अगर वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है। अंत में सेक्शन 11 है एम्पावर्स द इलेक्शन कमीशन टू रिमूव और रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि चुनाव और चुनाव आयोग के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 324 टू 329 हमारे भारतीय संविधान का पार्ट 15 जो भारतीय संविधान का है, ये डील करता है इलेक्टोरल सिस्टम के साथ। ठीक है, चुनावी प्रणाली के साथ डील करता है। इन अवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये आर्टिकल्स को याद रखिए प्लीज़। हमारा जो चुनाव आयोग है वो आर्टिकल 324 के तहत बनाया गया है। राइट टू वोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल यूपीएससी में 2017 में पूछा गया था कि राइट टू वोट जो है वो किस प्रकार की वोट है। क्या ये मौलिक अधिकार है, क्या ये संवैधानिक अधिकार है, क्या ये सांविधिक अधिकार है। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। आपको बता दूं ट्रेडिशनली आपको इसका जवाब कहीं से नहीं मिलता, लेकिन ये साफ साफ दिया गया है एनसीईआरटी, पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उसमें इसका जवाब साफ साफ दिया गया है। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। अंत में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। जो 61st अमेंडमेंट एक्ट था, इसने वोटिंग एज को कम किया था। पहले 21 साल की थी, ये 18 की कर दी गई थी लोकसभा के चुनाव के लिए और विधानसभा के चुनाव के लिए, दोनों के लिए आर्टिकल 326 को अमेंड किया गया था। ठीक है, और जो एज है 21 से 18 साल कर दी गई थी। क्लियर? इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अभी भी पॉलिटी का कुछ थोड़ा सा सेक्शन बचा है, थोड़ा सा पार्ट बचा है, हम उसको सेट 8 में कवर करेंगे आपके साथ, जिसके साथ हम पॉलिटी को वहाँ पे समाप्त कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग वंस अगेन एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।